जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम है दीपक और आज हम देखेंगे चाणक्यस डेली करंट एमसीक्यूज एंड मेंस आंसर राइटिंग जो कि है 16th एंड 17th जून के। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट स्टेटमेंट है सेंटर फिक्सेस मैक्सिमम रिटेल प्राइस फॉर यूरिया। क्या लगता है कि सेंटर फिक्स करता है क्या यूरिया का प्राइस, और वो भी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब देखिए मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी, जो हम देखते हैं वो क्या है, मिनिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसके बाद सपोर्ट प्राइस। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, प्राइजेस होते हैं जो गवर्नमेंट 23 क्रॉप्स के ऊपर प्रोवाइड करती है, उसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, है ना, एमएसपी। और यूरिया के ऊपर क्या, उसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस कहा जाता है। सेकंड देखिए, फॉर अदर्स नॉन यूरिया फर्टिलाइजर प्राइजेस आर डिसाइडेड बाय द मार्केट विद सेंटर प्रोवाइडिंग सब्सिडी। और जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स रहते हैं उनके जो प्राइजेस रहते हैं वो क्या मार्केट डिसाइड करता है और सेंटर सिर्फ सब्सिडी प्रोवाइड करता है। व्हाट डू यू थिंक, ये सही है क्या? ऑप्शन देखिए, वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू ओनली या नेदर वन नॉट टू। क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है? लॉजिकल बेसिस पे से सोचने की कोशिश कीजिए। आपको ये एग्रीकल्चर का क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर इजी ढंग से समझ जाएगा। अब देखिए इश्यू क्या है, कैबिनेट पैनल अप्रूव्स एडिशनल फर्टिलाइजर सब्सिडी। अब आपको पता है इंडिया में फर्टिलाइजर्स के ऊपर बहुत ज्यादा सब्सिडी दी जाती है और सब्सिडी डायरेक्ट फार्मर को नहीं दी जाती है। सब्सिडी किसको दी जाती है? दुकानदार को दी जाती है। वो क्या करते हैं, डायरेक्टली फार्मर्स को बेचते हैं। उसके बाद क्या होता है, मतलब वो रिटेल प्राइस पे बेचते हैं और उनको क्या मिलती है, फिर सब्सिडीज मिलती है। तो डायरेक्ट फार्मर को सब्सिडी नहीं मिलती है, यहाँ पे दुकानदार को सब्सिडी मिलती है। देखिए, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू हाइक सब्सिडी रेट्स टू फॉर फॉस्फोरस एंड पोटेशियम बेस्ड फर्टिलाइजर बाय 140%। मतलब जो सब्सिडी पहले 100 रुपए मिलती थी, अब वो 140 रुपए क्या मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। तो ये डिपेंड ऑन प्रति किलो पर बैग ऑफ यूरिया, मतलब कितने कितने किलो का बैग है यूरिया का, उसके ऊपर क्या होता है, ये डिपेंड होता है। अब देखिए अनलाइक यूरिया, जिसका जो सेंटर है ना वो क्या करता है, फिक्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस, नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स आर डीकंट्रोल्ड विद द सेंटर फिक्सिंग न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स। अब देखिए डीकंट्रोल का मतलब होता है कि सेंटर उससे कंट्रोल नहीं करता है, सेंटर उसे एडमिनिस्टर्ड नहीं करता है, ना ही उसे स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्टर्ड करती है। वो कौन एडमिनिस्टर करता है? मार्केट क्या करता है, उसको एडमिनिस्टर्ड करता है। लेकिन जो यूरिया है उसे क्या होता है, उसे सेंटर एडमिनिस्टर्ड करता है और सेंटर उसके ऊपर मैक्सिमम रिटेल प्राइस डिसाइड करता है। उसके ऊपर जो भी दुकानदार है ना वो उसे बेच नहीं सकता है, उसके नीचे बेच सकता है लेकिन उसके ऊपर उसे नहीं बेच सकता है। ओके। और जो बाकी के नॉन यूरिया फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिसाइडेड बाय द मार्केट। दीज आर नॉट कंट्रोल्ड, जिसे डीकंट्रोल्ड भी कहा जाता है। और सेंटर उनके ऊपर क्या प्रोवाइड करता है, सब्सिडी प्रोवाइड करता है। किसको? दुकानदार को। ओके, तो ये दोनों भी स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे, बिल्कुल भी सही है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर यूपीएससी ने 2018 19 दोनों साल एक एक क्वेश्चन पूछा है। 2020 में आई थिंक क्वेश्चन नहीं था, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा ही बनता आ रहा है। और इस बार क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में है और न्यूज में भी ऐसे रीजंस की वजह से है जिस रीजंस की वजह से इसे नहीं होना चाहिए, इसीलिए मेरा मेरा प्रिडिक्शन ये है कि 2021 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना 100% है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इट इज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ऑफ कंपनी एंड दस टेकिंग डायरेक्ट पार्ट इन शेयर होल्डिंग। ये क्या किसी कंपनी की इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है और उसका शेयर होल्डिंग में उसका पार्ट बनता है। व्हाट डू यू थिंक? सेकंड देखिए, इट इज वोलाटाइल इन नेचर। ये क्या वोलाटाइल होता है क्या नेचर में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट? ऑप्शंस देखिए, वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू ओनली या नेदर वन नॉर टू। अब देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक डाटा अभी रिलीज किया है, उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ना वो 2021 में 2019-20 से 10% ज्यादा आया है। मतलब पहले 81 बिलियन आया था, इस बार लगभग 91 टू 92 बिलियन समथिंग एफडीआई आया है। लेकिन इन्होंने जो क्लेम किए हैं ना, इनका कहना है कि एफडीआई में हमने पॉलिसी रिफॉर्म्स किए हैं, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर को हमने 49 से 74% कर दिया, डिफेंस सेक्टर को हमने बढ़ा दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स में इन्होंने एफडीआई इनफ्लो जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स किए हैं। इनका कहना है इन सारे रिफॉर्म्स की वजह से इंडिया में एफडीआई का जो इनफ्लो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन फिर क्या हुआ, आरबीआई ने भी अपना एक डाटा रिलीज किया जिसमें पता चला
कि इंडिया का जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट क्लेम कर रही है उसका आधा ही आया है। आधा आया इन द मीन्स गवर्नमेंट ने जो कहा वो सही कहा था, लेकिन उसका जो 50% है ना वो क्या है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने क्या किया है, कंपनीज में मतलब स्टॉक ब्रोकिंग में मतलब शेयर मार्केट में क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। अब सबको पता है इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल लो चल रही है, लेकिन इंडिया का जो शेयर मार्केट है वो डबल पे चल रहा है। अब जब डबल पे चल रहा है, पूरा बुल मार्केट चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो बाहर के इन्वेस्टर्स होंगे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये भी किस में गिने जाते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में ही गिने जाते हैं, लेकिन ये थोड़े से अलग होते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो कंपनी में क्या करता है, असेट बनाता है। अब देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब होगा वो यहाँ पे क्या बनाएगा, चार दीवारी की एक दुकान खोलेगा और यहाँ पे आके क्या करेगा, धंधा करेगा। लेकिन जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ इस दुकान में क्या करेंगे, कैपिटल डालेंगे और शेयर मार्केट के थ्रू क्या करेंगे, वो कैपिटल डालेंगे और उसमें क्या करेंगे, वो ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अब शेयर मार्केट किस पे चलता है, पूरा स्पेकुलेशन पे चलता है, ना कि एक्चुअल बिजनेस पे चलता है। ओके, स्पेकुलेशन, उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो शेयर मार्केट को रेगुलेट करती हैं। कभी किसी की कुछ गलत न्यूज आने के बाद शेयर मार्केट एकदम बियर चले जाता है, कभी वो बुल रहता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसीलिए इसका फायदा उठाने के लिए क्या किया, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगभग 40 बिलियन जो रुपीज हैं, डॉलर्स हैं, वो क्या किए हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हैं। अब बाकी के जो पैसे इन्होंने इन्वेस्ट किए, इन्होंने बहुत सारे ग्रुप बताए हैं, जैसे रिलायंस ग्रुप में, फेसबुक ने, उसके साथ साथ बायजूस में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है, फेसबुक, गूगल, केकेआर ग्रुप, ऐसे बहुत सारी कंपनीज के नाम बताए हैं जहां पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पैसा अपना यहाँ पे लाया है। लेकिन इनका कहना है कि जितने ज्यादा एफडीआई के इन्फ्लोज जो आए हैं ना वो कॉज ऑफ सेलिब्रेशन नहीं है, क्योंकि ये अगर एक भी झटका अगर इंडिया में आ रहा है, कोविड जैसे अभी लॉकडाउन, जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, वैसे अगर फिर से अगर थर्ड वेव आती है तो ये पूरा का पूरा पैसा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इसे कहा जाता है कैपिटल फ्लाइट। क्या कहा जाता है, कैपिटल फ्लाइट। ओके, तो इसलिए जो पैसा रहता है ना फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, वो बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहता है एज कंपेयर टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे सैमसंग अपनी कंपनी का ऑफिस दिल्ली में खोल रहा है, नोएडा में खोल रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर सैमसंग रिलायंस के शेयर्स में अगर पैसे डाल रहा है तो दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ओके, देखिए जो फर्स्ट है वो बिल्कुल भी सही है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है वो कंपनी की इक्विटी में क्या लिया जाता है, पैसा लिया जाता है। ओके, और ये कैसा होना चाहिए, 51% से ज्यादा होना चाहिए, जिसके थ्रू क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है आपके पास कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी किसमें कहाँ आ जाएगा, आपके हाथ में आ जाएगा। अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी अगर आपके हाथ में चल रहा है तो आप क्या करोगे, वहां पे फिजिकल स्टोर्स खोलोगे और फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे बिजनेस करोगे। और ये सेकंड बिल्कुल भी रॉन्ग है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइप जहाँ पे दुकान खोला जाता है, वहां पे स्टोर खोला जाता है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, वो वोलाटाइल नहीं रहता है। क्योंकि देखिए अगर इंडिया में थर्ड वेव आ रही है तो आप अपना जो स्टोर है मैकडोनल्ड का वो यहाँ से लेके यूएस तो नहीं चले जाओगे ना, लेकिन आपने जो रिलायंस में पैसा डाला है वो तो आप कभी भी निकाल सकते हो ना, उसके ऊपर तो कुछ बंधन नहीं है। तो इसीलिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पैसा बहुत ज्यादा क्या रहता है, वोलाटाइल रहता है, लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पैसा वोलाटाइल नहीं रहता है। इसलिए इसका आंसर है वन ओनली। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट एंजॉय जुरिस्डिक्शन ओवर टेरिटोरियल सीज। अब आपको बहुत सारे, मैंने इसके पहले भी मैंने बताया था कि टेरिटोरियल सीज, कंटेजियस जोन, हाई सीज, उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मैंने आपको क्लासिफाई करके दिया था उसके डायग्राम के साथ कि ये कहाँ कहाँ तक होता है। वो आपको अगर ध्यान में होगा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजीली समझ में आ जाएगा। सेकंड है यूनियन गवर्नमेंट एंजॉय jurisdiction over contagious and high seas including exclusive economic zone। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो उसका जो कंट्रोल रहता है, jurisdiction रहता है, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हाई सीज और कंटेजियस जोन तीनों की तरह ऊपर रहता है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ टेरिटोरियल सी की तरफ रहता है। अब देखिए टेरिटोरियल सी का मतलब होता है जो ये हेडलाइन रहती है ना, बेस लाइन, उसके अंदर का जो एरिया रहता है दैट इज कॉल्ड एज टेरिटोरियल सी, और उसके बाहर का जो एरिया रहता है 12 किलोमीटर तक का, उसे कहा जाता है कंटेजियस जोन। उसके बाद आता है हाई सीज और उसके बाद आता है 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ओके, तो क्या लगता है इनमें से कौन कौन सा सही है कि कौन सी गवर्नमेंट का जुरिस्डिक्शन कहां तक आता है, इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, वन ओनली, टू ओनली, वन एंड टू, या नेदर वन नॉट टू। अब देखिए लिंक कैसे हुआ है क्वेश्चन, आखिर क्वेश्चन मैंने ऐसे क्यों पूछा।
अब देखिए जो इटालियन का केस था ना, जिन्होंने केरला के और तमिल केरला के जो फिशरमैन्स को मार दिया था, उनको लगा था कि ये पायरेट्स हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसे मार दिया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, केरला परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास ये केस गया अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी। देखिए अगर कंटेजियस जोन में अगर कुछ भी होता है ना, तो उसका जो जुरिडिक्शन रहता है वो किसके पास रहता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज। अगर दो कंट्रीज के बीच में अगर कुछ हो रहा है तो, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा एक एक्ट है जिसके तहत इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट, उसके तहत यूनियन गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है जिसके तहत क्या होता है, कंटेजियस जोन, हाई सीज और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का जो जुरिडिक्शन है वो किसके अंतर्गत आता है, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ आता है। अब यहाँ पे अगर कुछ भी होता है तो यूनियन गवर्नमेंट अपने लॉज लगा सकती है, इवन टू द फॉरेन, और जो फॉरेन के जो लोग हैं उनके ऊपर भी क्या लगा सकती है, गवर्नमेंट लॉज लगा सकती है। अब देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उनके पास जो टेरिटोरियल सी रहता है ना, यहाँ आजू बाजू का सी, उसका क्या रहता है, पूरा का पूरा अधिकार रहता है। अगर वहां पे कोई अगर कुछ कर रहा है, चोरी कर रहा है, ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहा है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहता है कि वो अपनी पुलिस की मदद से क्या करे, उनको वहां से वो ड्रग्स की चोरी, ड्रग्स ऐसी जो चीजें हैं उनको कम करने की कोशिश करे। लेकिन अगर हाई सीज में कुछ हो रहा है, कंटेजियस जोन में कुछ हो रहा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में अगर कुछ हो रहा है, तो वो यूनियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अब उन्होंने इटली ने क्या किया, उन्हें 10 करोड़ रुपए कंपेंसेशन पे किया और ये कहा कि हम क्या करेंगे, इन्हें ट्राई करेंगे, मतलब हम इटली के लॉ के हिसाब से इन जो लोगों ने मर्डर किए हैं वहां पे, मतलब जो फिशरमैन्स को मारा है, उनको हम अपने लॉ के हिसाब से क्या करेंगे, वहां पे कोर्ट के थ्रू जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू हम इन्हें ट्राई करेंगे। तो यही पूरा का था इसमें। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया की गवर्नमेंट ने इसमें किस प्रकार से क्या किया, हैंडल किया और डिप्लोमेटिक वे में क्या किया, ऐसे सॉर्ट आउट किया। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हाई सी में अगर कुछ होता है कल चल के, वहां पे अगर किसी को मार दिया जाता है इंडियन सिटीजन को, या अगर वहां पे कुछ एक्सवाइजेड चीज होती है, तो वो किसके अंतर्गत आती है, यूनियन गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। और यूनियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसे अपने हिसाब से डील कर सकती है। लेकिन अगर वो स्टेट टेरिटोरियल सी के अंतर्गत आता है तो उसे स्टेट गवर्नमेंट डील करती है। तो इसका दो सी आंसर क्या है, सी 1 और 2 ओनली। मेंस का क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है व्हाट इज सूडो साइंस, क्रिटिकली एनालाइज हाउ सूडो साइंस डिस्ट्रॉयज सोसाइटी। तो ये दो पार्ट में है, आपको समझ में आ ही गया होगा। पहले तो पूछा है कि सूडो साइंस आखिर क्या है, उसके बाद पूछा है क्रिटिकली एनालाइज, मतलब आपको एनालाइज करना है कि सूडो साइंस किस प्रकार से सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करता है। अब देखिए इन्होंने बताया है अ सीसॉ ऑफ साइंस एंड सूडो साइंस। इंडिया का, इनका कहना है कि इंडिया ना स्टेट ऑफ इग्नोरेंस की तरफ बढ़ रहा है, भले ही रैपिड डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे हो रही है। जैसे कि उन्होंने बताया है कि गवर्नमेंट मून पे जाने की, उसके साथ साथ फाइटर जेट्स बनाने की, बुलेट ट्रेन बनाने की बातें कर रही है, जो कि साइंस को बढ़ावा देना है। उसी के साथ साथ गवर्नमेंट योग गुरु जो बाबा रामदेव है उसको बचाने की कोशिश कर रही है, जिन्होंने कहा एलोपैथिक मतलब एक दिवालिया साइंस है समथिंग, उन्होंने ऐसा कहा था। उसके साथ साथ गौ रक्षा, मतलब गऊ का मतलब गौ मूत्र पीने की, ऐसे जिससे कोरोना इम्यूनिटी डेवलप होती है। ऐसी बहुत सारी बातें जो हैं वो बार बार हमें न्यूज में सुनाई देती हैं। तो इनका कहना है कि न्यूमरोलॉजी के बेस पे, जैसे कि क्या हुआ था, वो जो हमने बर्तन बजाने की कोशिश की गई थी जिसके थ्रू हमने कहा था कि कोरोना को भगाया जाएगा, ये सारी चीजें क्या है, सूडो साइंस को बहुत ज्यादा क्या देती हैं, बढ़ावा देती है। इनका कहना है कि इंडिया क्या है, इंडिया इस साइंस के साथ साथ सूडो साइंस को भी बहुत ज्यादा बढ़ावा यहाँ पे मिलता है। अब इनका कहना है कि ये इंडिया में बहुत ज्यादा साधुज हैं, डाइटिशियंस हैं, उसके साथ साथ सेल्फ प्रोक्लेम डाइटिशियंस हैं, जो कहते हैं कि हम जैसा जैसा आपको खाना बताएंगे आप वैसा वैसा खाइए और आप क्या हो जाओगे, पतले हो जाओगे, आप मोटे हो जाओगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके साथ साथ उन्होंने बताया है कि अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाले लोग बहुत हैं, जो आपकी एक नस दबा के क्या कर देंगे, आपका सारा का सारा शरीर का दर्द उतार देंगे। वो अलग बात है कि बाद में क्या हो जाएगा आपको पता नहीं। काउ डंग, काउ यूरिन एज अ क्योर फॉर ऑल अलाइनमेंट्स, इंस्टेंट निर्वाणा पाने की जो कोशिश है उसके तहत हम क्या कर रहे हैं, मतलब जल्दी जल्दी चीजें पाने की कोशिश में हम सूडो साइंस को बहुत ज्यादा क्या दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। अब इनका कहना है कि सूडो साइंस इंडिया की जो परंपरा है ना वो क्या है। अब देखिए इनका कहना है कि जो सूडो साइंटिस्ट है ना वो क्या करते हैं, जो साइंस है ना उसकी एक प्रोसीजर्स हैं जिसके तहत क्या होता है, पहले एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ले रहे हैं तो उसमें एविडेंसेस कलेक्ट किए जाते हैं, फिर एविडेंसेस को पब्लिक में रखा जाता है, पब्लिक क्या करती है उसके ऊपर एनालाइजेशन करती है, फिर उसके बाद तर्क और वितर्क होता है, मतलब लॉजिकल सेंटेंसेस, लॉजिकल डी लॉजिकल सेंटेंसेस, इसके ऊपर क्या होता है, तर्क वितर्क होता है। तो इससे क्या होता है, वो साइंस आगे बढ़ता है और जब वो पूरा का पूरा प्रूव हो जाता है तब हम उसे कहते हैं लॉ। अदरवाइज हम क्या कहते हैं, उसे थ्योरी कहते हैं,
नहीं तो हम क्या कहते हैं, उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। तो ये साइंटिफिक प्रोसीजर्स हैं जिसके थ्रू क्या होता है, किसी चीज को हम लॉ में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन सूडो साइंस क्या बोलता है कि जो मैंने कहा, मैंने अगर बाबा रामदेव ने अगर वो कह दिया तो वो क्या हो गया, 100% ट्रू हो गया। पब्लिक में वो चीज डिबेट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर पब्लिक ने उसे डिबेट किया तो ऑब्वियस सी बात है उनकी उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्रिटिकल एनालिसिस होगा, और क्रिटिकल एनालिसिस होगा तो उसकी जो रियलिटी है वो सामने आ जाएगी। इसीलिए उसे वो पब्लिक में डिबेट करने नहीं दिया जाता है, और फिर क्या किया जाता है, उसे डायरेक्टली दबा दिया जाता है। तो सूडो साइंस क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, और इसके तहत क्या होता है, जो समाज में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो भावना है, जिसके तहत समाज आगे बढ़ता है, क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग, आर्ग्यूमेंट्स, डी आर्ग्यूमेंट्स, इसके थ्रू क्या होता है, समाज में रियलिटी की प्रस्तुति होती है और समाज आगे बढ़ता है। अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, जो समाज की जो बेसिक नींव है, जो कि क्या है, ट्रुथ है, एक दूसरे के साथ ट्रुथ के बेसिस पे क्या करना, रिलेशनशिप, संबंध बनाए रखना, ये पूरी ट्रुथ की जो मेन बेस रहती है वो टूट जाएगा, और वो क्या होगा, समाज ऐसे करके बिखर जाएगा। और सूडो साइंस के बेच पे क्या होगा, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा, बहुत ज्यादा हरासमेंट होता है, विच हंटिंग होती है, आपको पता होगा रूरल एरियाज में मेंसुरेशन के बेस पे बहुत ज्यादा विच हंटिंग होती है। अगर वुमेन मेंसुरेशन के टाइम पे है तो उसे घर पे नहीं आने दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे सूडो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो इंडिया की पब्लिक अपने दिमाग में पाल के बैठी है। और इंडिया के जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसमें कहा गया है कि हमें साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देना चाहिए। कोई भी चीज सूडो साइंस एक्चुअली कैसे होती है, सूडो साइंस का जो मेन रहता है ना कि क्रिटिकल थिंकिंग रहता है ना, वो पूरी की पूरी दबा दी जाती है। इसी वजह से वो क्या बन जाता है, उसको बहुत ज्यादा प्रमोशन मिलता है। कोई भी चीज अगर फर्स्ट अगर फैक्ट है तो उसके ऊपर क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, तभी जाके क्या होगा, उसका रियलिटी क्या होगी, आगे बाहर आएगी। तो इसमें आपको यही सारी चीजें लिखनी है कि वो किस प्रकार से समाज को डिस्ट्रॉय करती है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, राइट टू फॉरगटन विच वॉज हेल्ड एज फंडामेंटल राइट बाय सुप्रीम कोर्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग राइट। सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू फॉरगटन को फंडामेंटल राइट घोषित किया था, किस अधिकार के अंतर्गत। ए देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इंफॉर्मेशन, या राइट टू लाइफ। अब इन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा टाइम क्या होता है, जैसे किसी के ऊपर रेप एलिगेशंस लगते हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो क्या होता है, इंस्टा मतलब बहुत सारी सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि एलिगेशंस के बेस पे हम क्या कर देते हैं, उसे जज कर देते हैं। अब वो जज हो जाता है, लेकिन अगर एलिगेशंस प्रूव नहीं हुए तो इवन आफ्टर दैट क्या होता है, जितनी भी सर्च इंजिन हैं, गूगल है, याहू है, इन सारे इस पे तो मेम्स हैं, बहुत सारे मेम्स बनते हैं चीजों लोगों के ऊपर, तो वो तो सारी चीजें सेम ही रहेगी ना। जैसे आप एग्जांपल ले लो रिया चक्रवर्ती, तो रिया चक्रवर्ती के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाए गए थे कि सुशांत सिंह राजपूत की जो डेथ थी, सुसाइड था, उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ है, ऐसे समथिंग। लेकिन कोर्ट ने जब उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या हुआ, इसके ऊपर सोशल मीडिया ट्रायल हो गया, गूगल पे, व्हाट्सएप पे, इसकी बहुत ज्यादा चीजें क्या हो गई, बन गई, छप गई, परमानेंटली बन गई। लेकिन अभी देखिए, जब गवर्नमेंट ने इसे ट्राई किया और गवर्नमेंट को मिला कि आखिर कुछ नहीं था, लेकिन सोशल मीडिया साइट्स पे, मेम्स में, गूगल पे, ये सारी की सारी चीजें तो मौजूद है ना। अब एक पेटिशन में इसे कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने कहा कि आप क्या कीजिए, ये सारी चीजें हैं ना वो डायरेक्टली हटा दीजिए, क्योंकि ये मेरे प्राइवेसी का अधिकारों में से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिकार है। तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, राइट टू फॉरगटन, मतलब जो आपने पीछे सब चीजें बना के रखी है, जैसे परमानेंट मार्क बना के रखा है, उसे भूलने का अधिकार सबको है। और इसीलिए ये राइट टू प्राइवेसी के अंतर्गत क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट है। अब देखिए, अगर किसी के ऊपर रेप एलिगेशन भी लगते हैं तो ऐसे बहुत बार होता है, सोशल मीडिया ट्रायल उसके ऊपर हो जाता है, उसे हटाने का, अगर वो रेप के जो एलिगेशन थे अगर वो रॉन्ग प्रूव हो रहे हैं तो उसे पूरा का पूरा हटाने का किसी इंडिविजुअल के पास पूरा का पूरा अधिकार है। यही सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू फॉरगटन के अंदर क्या किया है, बताया है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट है, इंडिया हैज बीन ग्रांटेड राइट टू एक्सप्लॉइट सी फ्लोर मिनरल्स बाय इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। इंडिया के पास है क्या एक्सप्लोरेशन करने के सी बेस मिनरल, जैसे हम पॉलीमेटलिक नोड्यूल्स कहते हैं, उसे एक्सप्लॉइट करने का क्या अधिकार मिल गया है क्या। सेकंड देखिए, अ फ्रैक्शन ऑफ दिस रिजर्व कैन मीट द एनर्जी नीड्स ऑफ इंडिया फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स। मतलब इसका हमें थोड़ा सा भी अगर पार्ट मिल जाता है तो अगले 100 सालों तक इंडिया की जो एनर्जी नीड्स हैं वो फुलफिल हो सकती हैं। क्या लगता है, सही है या गलत है। या थर्ड, डीप सी मिशन will involve integrated mining system to exploit these resources। मतलब जो डीप सी मिशन है, डीप ओशियन मिशन जो इंडिया भेज रहा है, उसके अंतर्गत इन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए इंटीग्रेटेड माइनिंग सिस्टम लगाया जाएगा क्या, जिसके तहत ये रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। ऑप्शन देखिए 1 and 2, 2 and 3, 1 2 3 या 1 and 3। अब देखिए,
इंडिया टू लॉन्च डीप ओशियन मिशन। ये 2018 से लेके चल रहा है, जब इंडिया ने 2823 करोड़ रुपए इस मिशन के लिए सैंक्शन किए थे, जिसमें क्या होगा, एक सबमर्सिबल व्हीकल रहेगी जो 6000 मीटर के आ जाएगी, मतलब 6 किलोमीटर तक नीचे जाएगी, और जो सी फ्लोर रहता है ना, वहां पे बहुत सारे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स रहते हैं। अब पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के अंदर अगर क्या क्या रहता है, तो देखिए उसमें निकेल, कोबाल्ट, ऐसे बहुत सारे क्या रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नोड्यूल्स रहते हैं, जो इंडिया के एनर्जी नीड्स को, इनका कहना है कि 100 साल तक क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल भी सही है। और आपको ये भी बात पता होगी कि 2017 में इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने इंडिया को सेंट्रल इंडियन ओशन में क्या दिया था, 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया दे दिया था, जो कि इंडिया को ग्रांट किया गया था कि जो आप पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं सी फ्लोर के, उससे आप क्या कर सकते हो, एक्सप्लॉइट कर सकते हो। तो ये भी बिल्कुल सही है। और थर्ड भी बिल्कुल सही है कि इंडिया क्या कर रहा है, डीप ओशियनिक मिशन भेज रहा है, जिसके तहत वो इन रिसोर्सेज को क्या करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा। तो इसका आंसर क्या है, C1, 2 एंड 3। अब देखिए ये पूरे के पूरे आर्टिकल को आपने इस एमसीक्यू के तहत किस प्रकार से इजीली बेस पे समझ लिया, तो दैट इज द पावर ऑफ एमसीक्यू। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट टर्म सीन रिसेंटली इन न्यूज इज फॉर। अब इसका मतलब है BVLS, बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, दैट इज BVLOS। ये टर्म आपको न्यूज में देखने को मिलती है, तो आखिर किस लिए मिलती है? ये देखिए, एयरप्लेन्स विच कैन फ्लाई आउट ऑफ साइट, ऐसे एयरप्लेन जो आपको दिखाई ही नहीं देते हैं। ड्रोन्स परमिटेड बाय गवर्नमेंट, ऐसे ड्रोन्स जो कि गवर्नमेंट परमिट करती है। सी, बैक्टीरिया अंडर ब्लड, जो ब्लड के अंदर बैक्टीरिया मिलते हैं। या डी, वायरस सस्टेनिंग कोविड-19, जो कोविड-19 को सस्टेन करने वाला वायरस है वो। तो ऑब्वियसली बात है, ये दोनों तो यहाँ पे बिल्कुल रॉन्ग हो जाते हैं। गवर्नमेंट टू फ्रेम नॉर्म्स फॉर ड्रोन्स टू कैरी वैक्सीन, और वैक्सीन गवर्नमेंट नॉर्म्स बना रही है, जिसके तहत रिमोट एरियाज में, जहाँ पे रोड कम्युनिकेशन जो प्रॉपर ढंग से नहीं बनाए गए हैं रोड, वहाँ पे जाने के लिए, जहाँ पे जोग्राफी बहुत ज़्यादा रिमोट है, जैसे कि माउंटेन एरियाज, हिल एरियाज, वहाँ पे वैक्सीन पहुँचाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ड्रोन्स का इस्तेमाल करने की सोच रही है। और उसके तहत बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट, अब ये को क्या होता है, गवर्नमेंट जो है ना, उसी ड्रोन्स को परमिट करती है जो कि साइट में रहते हैं, जो दिखते हैं। ऐसे बहुत सारे ड्रोन्स होते हैं जो दिखते नहीं हैं, ऐसे ड्रोन्स को गवर्नमेंट यूज में लाने के लिए गवर्नमेंट रूल्स फ्रेम कर रही है, जिसके तहत बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट की जो ड्रोन्स हैं, वो वैक्सीन प्रोवाइड करने में या वैक्सीन को ट्रांसफर करने में, ट्रांसपोर्ट करने में क्या होंगे, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो इसका आंसर क्या है, बी, ड्रोन्स परमिटेड बाय गवर्नमेंट। और जो बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन्स होते हैं ना, वो गवर्नमेंट परमिट नहीं करती है, और अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन्हें परमिट करने वाली है। क्यों परमिट करने वाली है, वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए। किस एरिया में, तो रिमोट एरियाज में वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए गवर्नमेंट ये सब कर रही है। ओके, 7 देखिए, इन इंडिया अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर इंडिविजुअल विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर जनरली कवर्ड इन एडिशन टू पेमेंट ऑफ द लॉस ऑफ फंड्स एंड अदर बेनिफिट। मतलब आपका साइबर क्राइम की वजह से अगर आपका नुकसान होता है, तो लीगली कौन कौन सी ऐसी स्कीम्स है या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो साइबर जिसके ऊपर स्कैम हुआ है, जिसका लॉस हुआ है, उसको अवेलेबल होती है। फर्स्ट देखिए, कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिस्टरप्टिंग एक्सेस टू वन कंप्यूटर। अगर आपके कंप्यूटर में मालवेयर घुस जाता है, तो आपके कंप्यूटर को बनाने में जितना खर्चा आएगा वो आपको मिलता है। सेकेंड, कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर इफ सम मिसक्रिएंट विलफुली डैमेजेस इट इफ प्रूव्ड सो। मतलब आपको नए कंप्यूटर का पैसा मिलता है अगर किसी मिसक्रिएंट ने आपके कंप्यूटर को विलफुली डैमेज कर दिया तो। या 3, कॉस्ट ऑफ हायरिंग अ स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन। अगर आपको साइबर एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, अगर आपको बोला जा रहा है कि आप रैंसम पे कीजिए, तभी जाके आपको क्या किया जाएगा, आपकी जो फाइल्स हैं, आपके जो डाटा है वो आपको मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट आपको एक स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट हायर करके देती है, जिसके थ्रू आप क्या करोगे, उसके साथ बातचीत करोगे। या 4th, कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ एनी थर्ड पार्टी फाइल्स अ सूट। अगर आपने कोर्ट ऑफ लॉ में अगर फाइल की, अगर मतलब कोई लीगल केस फाइल किया, तो आपको डिफेंस का जितना भी खर्चा होता है वो आपको गवर्नमेंट देती है। तो इनमें से कौन कौन सा खर्चा गवर्नमेंट देती है, ये आपको बताना है। तो सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब देखिए, नए कंप्यूटर का खर्चा आपको नहीं मिलता है, बाकी तीनों भी आपको क्या मिलते हैं, इसके अंतर्गत वापस क्लेम मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन 2020 का है, इसी साल पूछा गया था, जो कि बहुत ज्यादा विचित्र क्वेश्चन था, लेकिन यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन भी पूछा था, इसलिए मैंने क्या किया, इसे इस बार रिपीट किया। तो इसका आंसर क्या है, 1, 3 एंड 4। अब देखिए, शाह लॉन्चेस हेल्पलाइन फॉर साइबर फ्रॉड। साइबर फ्रॉड के तहत जितने भी मतलब अगर साइबर फ्रॉड हो रहा है, तो आप इस हेल्पलाइन से क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, और ये सारी जो चीजें हैं ना, वो आप क्या कर सकते हो, अवेल
कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।